13 में क्या है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय की है न्यूयॉर्क में। अच्छा ज़रा पढ़ो, 5 मिलियन की है और 25% अमाउंट इमीडिएटली पे की है, रिमेनिंग जो पे होगी 31 अक्टूबर पे, और फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर है। एक्सचेंज रेट्स हैं, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 5.1 मिलियन हो गई है। प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज फॉर, इतनी देर बाद जाके ये पता लगा बस। अच्छा, अब इससे पीछे पीछे की कहानी अभी सवाल में करा के आ रहा हूँ। ऐसे ही हमने एक प्लांट खरीदा था, फॉरेन करेंसी में खरीदा था, उसमें तो एडवांस भी था, इसमें तो वो भी नहीं है, पैसे सारे इकट्ठे नहीं जा रहे। और फिर ये एसेट है, पिछले सवाल में उसकी लाइफ वगैरह नहीं थी तो डेप्शन नहीं की, यहाँ पर सब कुछ गिवन है। तो 50 ईयर यूजफुल लाइफ है और रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। यार क्या करते हो तुम, पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब चूनका वो पेमेंट स्केड्यूल उस तरह से नहीं गिवन जैसे मुझे पसंद है, चन्ना नचा, मैं उसकी पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ छोटी सी। क्या जी, वो कहता है 5 मिलियन डॉलर का ये हमारा एसेट है कि नहीं है, अब बोलो। और इस की कितनी पेमेंट आपने एडवांस कर दी है? 25% कर दी है। तो आई डोंट लाइक दिस तरतीब, आई विल गो ऑन माई तरतीब। तो इट बॉट ऑन यकम, इट बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 2 मिलियन ऑन 2 जुलाई 19। तो 2 जुलाई 19 पर इन्होंने बाय की है प्रॉपर्टी। द 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। अब ये एडवांस नहीं है, एडवांस तो एसेट के आने से पहले दे दिया हुआ था, तो वो मुश्किल केस करा के आए हूं। बस इसके अंदर एक और चीज सिखानी थी, यानी हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ सिखाना होता है बेटा। ये सारे सवाल में सिर्फ जो रेपिटेशन थी ना, जहां कहीं थी, मैंने कोई सवाल में रिपीट नहीं किया काम। अगर पहले सवाल में डेटर कराया था क्रेडिटर, दूसरे में डेटर करा दिया, फिर तीसरे में डेटर तो जरूर आया था, लेकिन मसला ये था कि वो ये एंड पे सेटल नहीं हो रहा था। फिर चौथे में फिक्स एसेट पे ले गया और वहां पे फिर मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। फिर उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में सवाल दे दिए क्योंकि वो एक जैसे थे, आपने कर लिए। फिर आज मैंने डिवाइड वाला काम सिखाया, फिर अगले में बैंक डिपॉजिट सिखाया, फिर अब एडवांस सिखाया है। अब एक चीज़ तो फिर भी रह गई, पीपीई अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो अब ये IAS 16 में भी मिक्स हो सकता है। ये वो कुछ MCQs हैं जो आपसे नहीं हुए होंगे, लगता है IAS 16 में आए थे। IAS 16 कुछ केस स्टडीज हैं जिनमें IAS 21 पढ़ा हो तो वो MCQs होते हैं, उसमें भी मिक्स हो सकता है। और इसकी एडजस्टमेंट IAS 16 के अंदर, और अपना तो आता ही है, और फाइनल अकाउंट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर स्टैंडर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोड़ना है पर्चे में उसने तो आना ही आना है, बाकी आए ना आए। और आपके तो पर्चे में वैसे ही इतनी गुंजाइश है इसके पास। कितने सवाल होते हैं बेटा, कितने सवाल होते हैं MCQs टाइप के जो होते हैं, चाहे वो सिचुएशन वाले हों, हर सिचुएशन में 5-5 30 नंबर के कितने होते हैं वो? पहले 30 MCQs, फिर उसके बाद वही 15 और 15 30 हो ना गए। अब वो 30 MCQs का मतलब क्या है? चलो ठीक है, 15 MCQs में तो चलो उसने 5 टॉपिक पूछ लिए, बाकी 15 के अंदर वो 15 टॉपिक्स पूछे अलग अलग, और बड़े टॉपिक्स को वैसे ही साइड पे कर दे। उसमें से उसने सवाल जो एक आधा कैश फ्लो वगैरह इधर पूछ लेगा, अगर उधर नहीं बड़ा सवाल करेगा तो बड़ी गुंजाइश है। आपका एग्जामिनर कुछ नहीं छोड़ता, तो आपने भी कुछ नहीं छोड़ना। जितना करवा रहा हूँ इतना बस कर लेना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो 2 जुलाई पे कितने डॉलर पे किए, यहाँ पे अब वो 25% निकालना पड़ेगा। तो 5 × 25% कितना बनता है जी? मिलियन में ही है आज का दिन है। 1.25 बड़ी मुश्किल से निकाला आज के दिन में इन्होंने। 4:15 मेरी जूम मीटिंग भी है, मेरा दिल है ये करके ही जाएंगे। खैर है, जूम मीटिंग दिन लेट हो जाएगी ना, ये सवाल तो आज करके ही जाएंगे दोनों, क्योंकि आज आपको ये चैप्टर आपके हवाले कर देना है मैंने, इसका हर मसला आपके हवाले। फिर उसके बाद कहता है एंड द रिमेनिंग वॉज पेड या टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर, जबकि 30 सितंबर पे हमारा क्या हो रहा है, ईयर एंड। अब 31 अक्टूबर 2019 पर जाकर बकाया बैलेंस पे होना है। 5 मिलियन में से बकाया बैलेंस कितना बनता है जी? 3.75 ये पेएबल होना है आपका, ठीक है। तो ये तो उल्टा आसान है, ऐसे ही है, लेकिन मैंने ना अपने मतलब के हिसाब से इसको बना लिया। ये मैं बस आपको कह रहा था कि भाई ये नहीं, मुझे इसके अलावा नहीं मुझे चैन आना, ये मैंने लाजमी बनाना है, ठीक है। ओके डन। अच्छा, अब
तो फिर एंट्री करते हैं जी सबसे पहले 1 जुलाई 19 पे, 2 जुलाई कर लो, 2 जुलाई 19 जी। एसेट पीपीई कर दूं, पीपीई डेबिट, प्रॉपर्टी है लेकिन एडमिन यूज़ के लिए इसलिए पीपीई डेबिट। और उसके बाद वही एडवांस कोई नहीं पहले दिया हुआ था, कैश पे कर रहे हैं और बाकी क्या कर रहे हैं आप, पेएबल। तो लेकिन फिर भी आसानी इसी में ही है कि इसको बैलेंसिंग निकाल लेना, ज़्यादा आसानी है। कितना कैश पे कर दिया, $1.25 मिलियन। कितना कैश नहीं पे किया, कितना पेएबल है, $3.75 मिलियन। रेट क्या है, 2 जुलाई को रेट क्या है, 1 लगा हुआ है डॉलर के साथ, और मेरी करेंसी क्या है, फंक्शनल करेंसी क्या है, पाक रुपीज़। तो मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और फिर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 164 से जी। कैश 205 है, ओके। पेएबल 600 समथिंग है, 15 जी। तो बैलेंसिंग पीपी में क्या आ गया, 820। चलिए जी, ओके जी, ओके एंड सोखे, ये तो आ गया। अब ईयर एंड आएगा 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर पे कुछ पे नहीं हुआ, ये पे जाकर होना है बाकी अगले साल में, ऐसे ही है। लेकिन उसने मुझसे कहाँ पे रख के सवाल पूछे हुए हैं, एट विच अमाउंट पीपीई, अच्छा क्रेडिट डेबिट सितंबर, चलो अच्छी बात है, मैंने पेमेंट मूवमेंट को नहीं करनी, ठीक है ना, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आगे की, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, ठीक है। तो 30 सितंबर पे पेएबल को रीट्रांसलेट करना, क्योंकि पीपीई मॉनेटरी आइटम नहीं है, नॉन मॉनेटरी है, और नॉन मॉनेटरी आइटम को हम छोड़ देते हैं जिस रेट पर रिकॉर्ड हुआ था उस पर, असूल वही है। अभी मैंने अगली बात नहीं की कि पीपीई के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है, अभी तो असूल बताया कि नॉन मॉनेटरी आइटम है तो इसको हमने रीट्रांसलेट नहीं करना होता ना ईयर एंड पे। तो ये तो काम चल रहा था। अभी दूसरा पेएबल को हमने क्या कर लिया, रीट्रांसलेट। तो कितने डॉलर्स पड़े थे, पेएबल है हमारे अभी, और क्या रेट है, 168, 30 सितंबर पे रेट हो गया इंटू 168, आंसर इज 600 वर्सेस 615। तो 615 से 630 पे आओ, तो पेएबल बढ़ गया, तो पीएनएल डेबिट, एक्सचेंज लॉस आ गया जी आपको, पीएनएल डेबिट, और कितने से, 15 से, और पेएबल क्रेडिट। लेकिन मैं चूँकि आदी नहीं हूँ इस तरह की वर्किंग का पीपीई के क्या कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए मैं तो अपने पीपीई को उठा के ले आऊँगा अपनी मर्ज़ी की वर्किंग में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा डेट, डिस्क्रिप्शन और पीपीई, और रुपीज़ इन मिलियन। मेरा सवाल रुपीज़ इन मिलियन में चल रहा है और मैंने रुपीज़ में ही निकाल तो लिया 820। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा जी 2 जुलाई 2000 क्या था 19, कॉस्ट कितनी है जी, हाँ जी 820। और फिर ये एसेट हुआ डिप्रिसिएट, कितने की लाइफ, द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज फॉर एडमिन पर्पज, लिए पीपीई बना लिया, और लाइफ इसकी है 50 साल। तो जनाब 820 को आपने 50 से डिवाइड किया, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, आपका ईयर तो एंड हो रहा है 30 सितंबर पे। अच्छा, अब 2 जुलाई का कोई फ़र्क नहीं है, अगर आपका जुलाई में एसेट आ गया है तो उसको पूरा जुलाई ही लेते होते हैं, इतना पता है, बचपन में पढ़ा हुआ है, नहीं पता, चलो फिर इसको भी लिख लो कहीं पे, किसी वक्त बता दूंगा कि खामोश, सवाल खामोश हो ना तो हम मंथली बेस पे चलते हैं, एडिशन का पूरा महीना ले लेते हैं और डिस्पोजल का पूरा महीना नहीं लेते। इसको लिख लो, फिर किसी वक्त बता दूंगा, बल्कि इतना लिख लो, बल्कि समझ लो आगे लिखना क्या है। देखो ना, 2 जुलाई हो, 12 जुलाई हो, सुनो 12 जुलाई हो, 22 जुलाई हो, इवन पूरा महीना जुलाई का ले लेंगे। सिर्फ तब नहीं लेते अगर उसने लिखा हो 31 जुलाई, तो 31 जुलाई का मतलब अकाउंटिंग में यकम अगस्त भी होता है, इसलिए फिर हम जुलाई तब छोड़ते हैं, यकम अगस्त से डेप्शन शुरू करेंगे। उससे पहले जिस भी दिन आ जाए एसेट, एडिशन में पूरा महीना ले लेते हैं, और जिस दिन चला जाए पूरा महीना फिर छोड़ देते हैं। जैसे कोई एसेट बिका 5 अगस्त को, अगस्त छोड़ो जुलाई तक रखो, 15 अगस्त को,
बताता है, वो बताता है। खामोश हो तो मैं कह रहा हूँ, मैं खामोश होने के केस में कह रहा हूँ, तो यहाँ खामोश है ना, इसलिए मैंने फिर 2 जुलाई नहीं लेना, यकम जुलाई से ही कर लेते, ठीक है, ओके। खामोशी के केस में जो बोल देगा फिर तो सवाल ना माई बाप होता है, सवाल ने अगर कुछ कह दिया तो मानना पड़ेगा, सवाल चुप है तो क्या करना है ये बताया। अच्छा जी, अब जुलाई अगस्त सितंबर कितने मंथ्स, 3 मंथ्स जी, 3 मंथ्स की डेप्शन कितनी बनती है? 4.1, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। एमसीक्यू है इसलिए, एमसीक्यू टाइप है ना, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा। तो 30 सितंबर 90, मैं राउंडिंग नहीं कर रहा ज़्यादा। अच्छा, अब मसला क्या आया, ये जो उससे पहले इस टॉपिक में अभी तक नहीं आया था वो आ गया मसला। वो क्या मसला आया? जुपिटर यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर ऐसा है तो फिर फेयर वैल्यू 30 सितंबर वाली पर इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। फंस गए, फंस गए। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एक लाइन खाली छोड़ो, आइए 16 ना भूलो, एक लाइन खाली छोड़ो, ऑल रीवैल्यूड अमाउंट लिखो। पर आज रीवैल्यूड अमाउंट हमारी रुपीस में है ही नहीं, बल्कि डॉलर्स में है। डॉलर्स में कितने डॉलर हो गई है? अब मजबूरी ये है कि अगर आपने 5.1 30 सितंबर वाला लिया है तो इसके साथ फिर एक्सचेंज रेट भी 30 सितंबर वाला लेना ही पड़ेगा। ये है मजबूरी, और ये है वो एक्सेप्शन जिसमें आपको लगेगा कि मॉनेटरी आइटम को हमने रीट्रांसलेट किया है, हालांकि मॉनेटरी आइटम रीट्रांसलेट नहीं किया। ये असल में तो यहाँ पर 820 का रिकॉर्ड हुआ था, ये देखो, ठीक है, तो ये इसी रेट के ऊपर रिकॉर्डेड है, ये 164 पे रिकॉर्डेड था, इसी पे ही रहना था। मजबूरी क्या हुई? रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन जब करेंगे तो 30 सितंबर की वैल्यू पर एसिड को लाएंगे। अब अगर फेयर वैल्यू 30 सितंबर की है तो फिर एक्सचेंज रेट भी 30 सितंबर का लगाना जरूरी है। तो मैंने ये रीट्रांसलेशन नहीं की, मैंने ये रीवैल्यूएशन की है, पर मजबूरी क्या है? फेयर वैल्यू 30 सितंबर की तो रेट भी 30 सितंबर का, ठीक है। तो फिर अब अगली बात भी सुन लेना, पहले इसके ऊपर जरा बताओ कितना है? 168, ठीक है। ठहर जा थोड़ा, इसको तमीज़ के, और ठहर जाने थोड़ी तमीज़ दे दायरे। 1 मिनट खलो, 1 मिनट तक खलो जाओ यार, 1 मिनट तक खलो जाओ। ये 168, ठीक है ना, तो इस पे ले आया 168 पे। अब बताइए क्या आया? 856.8, ठीक है। अब क्या आता है जी? हाँ, ये तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी। क्या आता है? आता क्या है? 40.9। हाउ कम? चलो ठीक है, तो ये नीचे क्या है? अच्छा, अब इधर देखो, देखना। इसके बाद ये एंड हो गया, ये मतलब सवाल तो खत्म हो गया ना, इससे आगे तो नहीं जा रहे हम, ठीक है। इधर देखो, अब ये कहाँ जाया करता था? ये कहाँ जाता था? पीपी, रीवैल्यूएशन सरप्लस और पीएनएल, 2 कॉलम्स होते थे ना, और जो ये रीवैल्यूएशन का सरप्लस आता था ये कहाँ जाया करता था? ओसीआई में, अगर कोई पीएनएल में पुराना लॉस नहीं पड़ा हुआ। तो आज भी बेटा ये ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉनेटरी आइटम, सॉरी नॉन मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पे आप फेयर वैल्यू पे उठाकर ले जाते हैं तो फिर फेयर वैल्यू वाले दिन का रेट भी लगाना पड़ा। अब अगर आप गौर करें तो इस 40 के अंदर एक गेन पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू के इंक्रीज का, दूसरा गेन ही पड़ा हुआ है। अब एक्सचेंज गेन तो डे 1 से कहते आ रहे थे कि पीएनएल में जाना है, तो ये क्या हुआ? असल में ये रीट्रांसलेशन है ही नहीं। तो अगर पीपीई का रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो उसके साथ ही अटैच होकर गेन है एक्सचेंज का, चाहे लॉस है, रेट कम भी हो सकता था, बढ़ भी सकता था, जो भी है ना, वो समझो IAS 21 का गेन लॉस है ही नहीं। वो जैसे आज तक IAS 16 के सरप्लस के साथ होता आया है वही हो जाएगा। ये है इसका रूल। टेक्निकल बात थी थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया पूरा, लेकिन अब अगली बात सुनो। अगर यही सवाल कैंगरू वाला आप होमवर्क में करेंगे, लिख लें, होमवर्क में करना है, और कैंगरू वाले सवाल में उन्होंने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया हुआ। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वैसे तो क्या है?
वैसे तो क्या है, नॉन मॉनिटरी, क्या है, नॉन मॉनिटरी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे उसको रखना है तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ले जाना पड़ेगा। तो फिर फेयर वैल्यू किस दिन की, ईयर एंड वाली। ईयर एंड की फेयर वैल्यू लगाएंगे तो ईयर एंड वाला रेट भी लगेगा, और उस पर गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। लेकिन ये गेन या लॉस जहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जाता है उसके साथ ही चिपक के चला जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस भी, हमने उसको छेड़ना सोचना ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो एक्सचेंज गेन है चाहे लॉस है, फेयर वैल्यू पे गेन है या लॉस है उसमें लड़ाई को नहीं, वो तो वैसे ही कहाँ जाता होता है पीएनएल के अंदर। लेकिन एक एक्सेप्शन बनी कि नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हम नहीं रीट्रांसलेट करते ईयर एंड पर, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपी, ये दो आपके पास नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं जिनमें फेयर वैल्यू मॉडल है ना, IAS 2 के अंदर तो फेयर वैल्यू मॉडल है ही नहीं ना, उसमें फेयर वैल्यू पे तो नहीं ले जाते ना, तो लोअर पे जाते हैं, ठीक है ना मिसाल। तो यही दो आपके पास है, ठीक है। हाँ, या IAS 38 भी है लेकिन उसमें वैसे ही बड़ा कम लगता है। एनीवेज IAS 40 या IAS 16 के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है तो ये नॉन मॉनिटरी आइटम, लेकिन ईयर एंड पे अगर आपने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे, इनके फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है तो फिर वो एक तरह से उस रीट्रांसलेट हो जाते हैं, करते नहीं आप, हो जाते हैं, क्योंकि हम ले जाते हैं फेयर वैल्यू पर। तो फिर असूल क्या है, जिधर उनका गेन जाया करता था या लॉस, उधर ही ये साथ ही चिपक के चला जाएगा एक्सचेंज गेन लॉस। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दिया है सोल्यूशन, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट एड्रेस नहीं की है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट आप देखकर एड्रेस करेंगे और कल फिर मैं आते साथ ये आपके साथ डिस्कस करके फाइनल करूंगा, ठीक है। तो 13 हो गया ख़त्म, ओके। 12 आपका होमवर्क है। इसके अंदर मज़े की बात यह है कि एक तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी परचेज की है और दूसरा खैर से आपने उसको रेंट आउट किया और एनुअल रेंटल भी आ रहा है। सुभान अल्लाह, मज़े है जी। तो अच्छा सवाल है, ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो इसकी पिक्चर ले लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट में बस आपने ये लिखना है, इधर ये इस फिगर ये आना है, ये आना है, ये आना है, तो ये आपने लिख लेना है। 13 की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना रह गया था, सॉल्व तो हमने कर लिया था। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, सवाल याद है? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट थी अच्छा, इस पूरे हैंड आउट में आपसे शायद यही नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। फिजिकल में एक स्टूडेंट जो मुझे कह रहे हैं आज एक ही हैं, बारिश बहुत है लाहौर के अंदर, तो जेड़े है सन वो भी नहीं आए। खैर, बाकी सारे सवाल आपसे खुद हो जाने थे। शायद ये थोड़ा टफ होता, लेकिन चूँकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दोनों। IAS 21 क्या कहता है, मॉनिटरी, उसकी यार समरी भी बनानी थी। चलो, मॉनिटरी आइटम, थोड़ा 5-10 मिनट और लगेंगे सोच से। मॉनिटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे, नॉन मॉनिटरी को नहीं करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी एक्सेप्शन है अगर फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल में, ठीक है, क्योंकि इनको रीट्रांसलेट तो नहीं कर रहे, लेकिन ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, रिवैल्यूड अमाउंट पे लेके जा रहे हैं, तो उस दिन की वैल्यू है तो उस दिन का रेट, तो ऑटोमेटिकली वो उस दिन की एक्सचेंज रेट पे भी आ जाते हैं। ये एक्सेप्शन थी। खैर, 13वें में PPE था जो ख़रीदा था और उसके बाद कुछ उधार था जो फिर बाद में पे कर दिया। PPE हमारे पास आ गया, उसको हमने डेबिट किया और ईयर एंड पे रीवैल्यू भी कर लिया था, हमारा फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है, एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 19। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो मेरी इस वर्किंग का कमाल ये है, आप लोगों की इस वर्किंग का कमाल ये है कि यहाँ से आपको ए रिक्वायरमेंट मिल गई। तो इसका आंसर क्या होगा, 856 पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टोटल चार्ज और क्रेडिट। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम इन PNL, लेकिन कह रहे हैं नेट कर दो, कोई इनकम है या एक्सपेंस है उनको नेट कर लो। यानी लेट से एक्सचेंज गेन है और उधर से डेप्शन एक्सपेंस है या लॉस है, तो उसने कहा जो एक्सपेंसेस इनकम्स नेट PNL में जाने हैं वो बताओ। अब ये सवाल हमारे सामने आया, इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है एक ये लॉस जा रहा है 15 रुपये का PNL में, दूसरा ये डेप्रिसिएशन जा रही है 4.1 की PNL में, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही है, कोई है देख लो। नहीं, OCI तो नहीं ना, PNL में तो नहीं ना जा रहा। तो ये जनाब और ये जनाब, ये दोनों मिलकर क्या बनता है 19.1। ये जनाब हमारा रिक्वायरमेंट कौन सी है जी, B। तो B रिक्वायरमेंट भी यहीं से पूरी हो गई 19.1। अगर कोई एक इनमें से इनकम होती, लेट से एक्सचेंज गेन होता, एक्सचेंज गेन होता, दूसरा एक्सपेंस होता, तो दोनों को नेट कर लेते। नेट में इनकम है या एक्सपेंस है फिर वो बता देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, बल्कि यूँ लिख दूँ मैं, ये मैंने कैसे बनाया, 15
का भी एक्सपेंस है प्लस 4.1 का भी एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट इज द टोटल क्रेडिट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव। अब टोटल क्रेडिट ओसीआई में कह रहा है, तो टोटल का टोटल क्रेडिट ये है ना जी, ये 40.9, ये पीएनएल के अंदर नहीं गया जो, ठीक है। ये कौन सी रिक्वायरमेंट आ गई हमारी? अच्छा, मैंने नीचे वाले 40.9 को नहीं लिया, ये तो क्लोजिंग है, अगर कुछ ट्रांसफ़र हो गया होता तो वो फिर क्लोजिंग बन जाता। ओसीआई के अंदर तो फॉर द ईयर 40.9 जाता है ना, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर सी आ गई। अब गौरतलब बात यह है कि जब हमने इस प्लांट को ख़रीदा था तो रेट था 164 एक्सचेंज में, और जब रीवैल्यू कर रहे हैं तो 168, यानी कुछ एक्सचेंज गेन भी आया है, लेकिन वो एक्सचेंज गेन भी इसके साथ ही चिपक कर ओसीआई में चला गया है। असल में ये रीवैल्यूएशन गेन है, जिसके अंदर ही वो साथ ही मिक्स होकर चला गया, क्योंकि रीट्रांसलेशन की तो ज़रूरत की इजाज़त थी ही नहीं इस एसेट, सही है ना। तो पूरा का पूरा ही ओसीआई में गया, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से एक्सचेंज अलग करके एक्सचेंज गेन या लॉस अलग करके पीएनएल में ले जाना, नहीं, क्योंकि रीमेजरमेंट रीट्रांसलेशन तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर सिर्फ मॉनिटरी की होती है, नॉन मॉनिटरी की तो होती नहीं है। ये तो हमने दरअसल रीवैल्यूएशन की है, तो रीवैल्यूएशन गेन जहाँ जाता है वहीं पे एक्सचेंज डिफरेंस भी साथ ही चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चूँकि गेन लॉस ही पीएनएल में जाता है, तो उसके साथ ही वो भी गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट इज नहीं सेकंड लास्ट, इसका क्या आंसर आया जी? इसका आंसर आया 40.9, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एट विच अमाउंट पेबल्स फॉर पीपीई शैल बी प्रेजेंटेड ऑन 30 सितंबर। तो पेबल्स 30 सितंबर पे किस पे पड़े होंगे? ये 630, जब उठा के यूँ ले जाते हैं, ये उठा के इस पे ले गए, 15 से बढ़ाया है, तो पेबल बैलेंस शीट में पड़े होंगे 630, ठीक है। ऐसे ही आपका एमसीक्यू बनना है, ये जो IS-21 से मिसाल के तौर पे आपका केस वाला सवाल आ जाए, यही सवाल आपका केस सिनेरियो बन जाए, उसमें 5 MCQs होंगे, ऐसे ही होंगे, तो ये उसकी प्रैक्टिस चल रही है, और क्या। अब वहाँ से जाके करो केस सिनेरियोज, ऐसे ही बनेंगे, और कहाँ से आने, इससे आसान ही होंगे, ठीक है। ये वाले ट्राई किए थे, ये अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे, ये जो आपके IS-21 के जो सवाल हैं, अभी होमवर्क नहीं दिया था मैंने दे तो दिए थे गालिबन। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये वाले 6973 किए थे ना, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 और ये 5, ये इसी तरह के होंगे जैसा ये सवाल है, ठीक है ना। एक सिनेरियो बना हुआ है, नीचे 5 है ना नीचे, तो ये इसी तरह के होंगे, इससे आसान होंगे इंशाल्लाह, ट्राई करो। नेक्स्ट, फॉर दिस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट अज्यूम कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। ओ एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान यहीं पर पड़ा होता, ये रीवैल्यू ना हुआ होता, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ई आ गई। ABCD कौन सी है? D 630 थी, 630 क्या है? अच्छा, ये मेरी डी रिक्वायरमेंट आ गई, और ये है जनाब ई रिक्वायरमेंट 819.9, 815.9, 815.9। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ ना होता तो रीट्रांसलेट तो नहीं करना था, फिर 815.9 पे नजर आता। गॉट इट? सही हो गया। चलें जी, अब ये सवाल भी फटाफट कर लें, ठीक है। ये सवाल पता नहीं क्यों मसला कर रहा था, तो लेट्स सी। हमने IS-40 तो किया हुआ है, मिक्स हो गया IS-21 साथ, IS-16 किया हुआ था, मिक्स हो गया IS, जो भी अब आगे पढ़ूंगा उसमें मैं IS-21 मिक्स कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि पढ़ा दिया IS-21, ठीक है। ओके, KL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन US फॉर $2.6 million। KL इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, तो अब पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है तो हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पाक रुपीज़। ओके, नेक्स्ट जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है बड़े टाइम पे आए हो। ये सवाल की सिर्फ रिक्वायरमेंट हमने एड्रेस की है और हम ये सवाल करने लगे हैं। पाक रुपीज़ जनाब हमारी फंक्शनल करेंसी है, और ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। KL परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन US फॉर $2.6 million।
10% advance payment was made on 1st May and 70% was made on 1st July on transfer of title and possession of property and remaining was paid on। अब ये वही केस बन गया, पहले एडवांस है, फिर उसके बाद एसेट आ रहा है जब हमारे नाम हो रहा है और हमें कब्जा मिल रहा है, और फिर बकाया पैसे, जैसे मैंने क्वेश्चन 10 था ना गालिबन, ये 10 करवाया, वो IAS 16 वाला था, ये IAS 40 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा हुआ आपको, जब भी इस तरह का मामला हो तो सबसे पहले आपने स्केड्यूल बनाना है रीपेमेंट वाला। ठीक है, तो डॉलर्स के अंदर आप ये बना लें, यकम मई 17 पर आपने 10% 2.8 का पे करना है, ऐसे ही है 2.6 ओके 2.6 जी। 10% कितना बनता है, $1 मिलियन जी, जी $0.26 मिलियन। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है जी जिस दिन पोजेशन मिलना है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 17 को हमने बकाया, तो 2.6 इंटू 70 देना, बकाया अभी भी नहीं देना, कितना 1.82। अब देखो ना ये कितना ज़रूरी था, इस वर्किंग को करना कितना ज़रूरी था, एकदम से सब कुछ आसान हो जाता है, डेट भी मिल गई, अमाउंट भी मिल गई। इसलिए कहा था जब कभी टुकड़ों के अंदर इस तरह से हो और यूं सवाल के अंदर खुद वो तोड़ के ना दे ये स्केड्यूल, तो आप खुद बना लेना। इसीलिए मैंने इस सवाल में भी ये बनाकर दिखाया था आपको, और इस सवाल में बना रहे हैं। अब बाकी का पेएबल है तो उसके साथ डेट डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 17 पे, और बकाया अमाउंट, अच्छा वो भी इसी साल में पे हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो आसान हो गया और ज़्यादा। तो 1 अगस्त 17 पर बैलेंसिंग लिख दो बस 0.52। ठीक है जी, तो ये वर्किंग एक लाजमी वर्किंग हमने बना लिया अपने लिए। ठीक है, इसके अंदर मेरी जो ट्रांजैक्शन थी उसका टोटल आ गया $2.60 मिलियन। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चले बहरहाल वर्किंग 1 मैंने की इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट वैसे क्या है, आपके सवाल के रिक्वायरमेंट तो MCQs होते हैं, जिससे ये मैंने भाई को बताया कि इस तरह के सिनेरियोज आते हैं ना, केस स्टडीज इस तरह की आती हैं। केस स्टडी बनी है, नीचे 5 MCQs है। IAS 21 के ट्राई किए थे घर जाके, क्या किया था, ना जाते फिर 11 बजे जाने की क्या ज़रूरत, घर वाले निकाल ही देते फिर तुम्हें। अच्छा हाँ, क्या करते रहे, अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कहानी तो मैंने स्केड्यूल की शक्ल में लिख दी। ठीक है, अब इसके लिए रेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और US डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है। 1 किसका लगा हुआ है, US डॉलर के साथ, इसलिए मल्टीप्लाई वाला केस है। ठीक है, अच्छा यकम मई भी मुझे ज़रूरत है, यकम जुलाई भी, यकम अगस्त भी, पता नहीं यकम सितंबर 31 दिसंबर का क्या करना है बाद में देखते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, चलो आगे भी पढ़ लें। ऑन 1 सितंबर 17 KL rented out this property at an annual rent of $0.24 million for 1 year। और अगली मुसीबत क्या है, सारा का सारा अमाउंट रिसीव कर लिया है एडवांस में। अब ये तो डॉलर आ गए, ठीक है, लेकिन ये आप पे लाइबिलिटी होगी, एक्रूवल तो पड़ा हुआ है ना, लाइबिलिटी है क्योंकि आपने पैसे एडवांस में ले लिए, अभी सर्विसेज आपने देनी है। ठीक है, अच्छा KL uses fair value model for investment property on 31 दिसंबर 17 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने फेयर वैल्यू लगाकर बताया है कि $2.5 मिलियन पे ये प्रॉपर्टी पहुंच गई। अब ये दो चीज़ें थी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो अलग है, और दूसरा उसको रेंट पे दिया है तो रेंटल एग्रीमेंट अलग है, दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद होगा बताया था आपको कि जब कभी, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट जनरल एंट्रीज करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मई 2017 नहीं 17 पर मैंने पहली जनरल एंट्री की, एडवांस पे किया है मैंने, एडवांस डेबिट, कैश मेरी जेब से निकल गया, कैश क्रेडिट। ठीक है जी, अब कितने $1 मिलियन का एडवांस पे किया है, $0.26 मिलियन, और मल्टीप्लाई वाला केस है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है और रेट है हमारे पास यकम मई पे $100। ठीक है, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जी, 26 से ये एंट्री हो गई। डॉलर्स इन मिलियन कर रहे हो, नहीं रुपीज़ इन मिलियन कर रहे हो, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, सॉरी
आज वाले सवाल फिर डॉलर वाले थे ना, IS-37 वाले, तो इसलिए ये तो डॉलर ही हैं, इनको कन्वर्ट कर लिया ना अब रुपीज़ में, ये तो फिर रुपीज़ इन मिलियन बन गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हमें किस दिन पोजेसन मिल गया और हमारे नाम किस दिन ये प्रॉपर्टी हो गई? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 17। मुझे एंड पे तुमने बताना है कि क्या चीज़ अड़ी थी इसमें। आपने ट्राई किया? ये भी नहीं किया, रेस्ट मारा है कल, है ना। अच्छा जी, तो 1 जुलाई को आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन आपको मैंने बताया था जब कभी एडवांस आ जाए, बल्कि एडवांस ना भी हो, कैश और पेबल भी हो, तो मशवरा मैंने क्या दिया था, इसको बैलेंसिंग निकाला करो, ठीक है। अच्छा जी, अब मज़ीद कैश सबसे पहले क्या करना है? एडवांस को एज इट इज़ उतार लो। एडवांस को लाल रंग से उतारा था मैंने ऐसे कि इसको कुछ नहीं कहना आपने, एज इट इज़, एज इट इज़। ये तो किसी एक्सचेंज रेट से इफेक्ट होने वाली चीज़ नहीं। बाकी कुछ कैश मज़ीद पे किया आपने, वो कितना पे किया, कितने डॉलर्स? 1.82 मिलियन डॉलर्स पे किए। अब जिस दिन पे किए हैं ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई को रेट हो गया 105, तो ये वाले डॉलर्स हमें 105 के हिसाब से मिलेंगे जो हमने भेजने हैं। 151, वो 91 होता है, 191.1, ठीक है। 191 फिर बोलो, 191.1, ठीक है। बाकी क्या है जी इस दिन? बाकी इस दिन पेएबल है, तो 0.52 मिलियन डॉलर्स पेएबल है, और पेएबल इस दिन 105 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया आपने। कितना? 54.6, और बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चली गई 271.7। हाँ जी, कुछ तो शफ़ी हुई, यहाँ तक हो गया था या यहाँ से भी आगे, यहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे? अच्छा, अब आगे चलते हैं। 273 आया था, राउंडिंग कर दी होगी आपने, यहाँ पे 191 लिखा होगा, यहाँ 55 लिखा होगा, या फिर आपने इस एडवांस को कहीं खुदा ना खास्ता 105 पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगर राउंडिंग नहीं है तो एडवांस को आपने क्या किया होना? हाउ कम? आपने रेट तो नहीं गलत उठा लिया, 105 था। खैर एनीवेज, समझ आ रही है? चलो फिर देखना घर जाके अब क्या किया था आपने। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि सारी एंट्री लाइन में आ जाएं। मेरा सवाल शुरू हुआ है यहाँ से, इसके ऊपर सवाल नंबर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक हो गया। अच्छा, कंगारू, अच्छा कैंगरू है, चल। अच्छा जी, अब बच्चों ये तो होगी प्रॉपर्टी की बात। अगर ईयर एंड पर जाएं तो उसकी फेयर वैल्यू निकलेगी, अगर तो साथ के साथ डेट वाइज ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर अगला काम भी कर ही लेते हैं, ठीक है। और अगर पहले सिर्फ प्रॉपर्टी को फड़काना है, साइड पे करना है, तो वो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो क्या करें? नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, बीच में एक काम हुआ तो कर देते हैं ना, ठीक है, अच्छा लगेगा, क्या ख्याल है? तो हमने यकम, अब वो काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे कहानी ख़त्म होगी। ये लाइन भी बाद में है ना, तो इसलिए मैं पहले इस लाइन को तरतीब से पढ़ रहा हूँ, तो ये लाइन मैंने पढ़ी, ठीक है। और अब इसी से ही मैंने एंट्रीज करा दी हैं। उसका अगला सवाल बाद में मैं बेसिकली कराना था, कल मैंने पहले ये करा दिया कि इस वर्किंग को करके मैंने एंट्रीज कह दी कर लो, इस वर्किंग को करके भी एंट्रीज कह सकता था आगे, एंट्रीज की बजाय मैंने क्या कह दिया। तो ये आपका सवाल होगा फिर से, लेकिन टॉपिक तैयार हो तो जो मर्जी करे, वो MCQ पूछे, वो सिनेरियो में डाल दे, वो फाइनल अकाउंट्स में डाल दे, एक्सट्रैक्ट्स तक तो वैसे ले गए हैं चीज़ों को, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब क्या हुआ? 1 सितंबर पे रेंट आउट कर दी है बिल्डिंग, और 0.24 मिलियन डॉलर एडवांस में आज ही ले लिए हैं। तो भाई 1 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, 1 सितंबर 17 पर जी कैश आ गया आपके पास, ठीक है, कैश डेबिट। लेकिन इसको आज आप इनकम नहीं बना सकते क्योंकि आपने पूरे साल का किराया, पूरे साल का रेंट एडवांस में ले लिया है, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। डेफर्ड इनकम, एडवांस रेंट, जो भी लिख लें, ठीक है। तो क्या लिखूं? डेफर्ड इनकम कर देते हैं, ठीक है। लव्स डेफर्ड इनकम मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है ना ग्रांट के टॉपिक में।
तो डेफर्ड रेंटल, डेफर्ड रेंट, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड रेंट ज़रा एक जैसा रहता है, ठीक है जी। लेकिन किस पर रिकॉर्ड करेंगे भाई? कितने डॉलर्स रिसीव किए हैं आज? $0.24 मिलियन। अब जिस दिन ये रिसीव किए हैं उस दिन 1/9/17 पर रेट क्या है? ये इधर जंप कर आएगा। यकम अगस्त में भी कुछ हुआ था, ओए रिमेनिंग अमाउंट यकम अगस्त को पे हो गई। अगर डेट वाइज चलना है तो पेमेंट तो करानी थी यार। आई एम सॉरी, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने कहा बीच में यकम अगस्त मिस ना हो, वैसे जो मिस हो गया बाद में भी लिख सकता था। तो 1 अगस्त पे क्या किया जी हमने? ये पेएबल को पे किया, तो पेएबल डेबिट वो तो एज इट इज़ आ जाना है 54.6 से, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने कैश लिखना था, ठीक है जी। और फिर उसके बाद किधर गया जी, कैश क्रेडिट करना है आपने। अब कितने पे किए आपने? 0.52, और इस दिन क्या रेट था जी? 108। तो 108 के हिसाब से आपने पेमेंट की कितनी? अब 56.1, और बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आ रहा है, तो पीएनएल में आपका एक्सचेंज लॉस आ गया। यही गलती थी जी, 1 अच्छा नहीं, वो तो पहले पेएबल बुक हुआ है, उसके बाद फिर पे हुआ है ना जी, ठीक है। तरतीब से चलाया था वैसे मैंने चीज़ों को, खैर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एंट्रियां पूरी हो जाएं आज के दिन में मेरी यहाँ पर। पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ तक, जान दो उस्ताद जी, जान दो। हाँ जी चलें, उसके बाद अब आपकी वो ट्रांजैक्शन आ गई कि आपने रेंट रिसीव कर लिया, और ये यकम 9 को डॉलर्स आए हैं, 110 के हिसाब से इसको बुक करें आप, तो क्या आता है? 26.4। ओके, कम से कम बच्चों की कैलकुलेशन सही होगी। हालांकि मेरे पहले लेक्चर में ही ACCA का पहला ऑफिशियल लेक्चर और कैलकुलेशन एरर हुआ था। बिस्मिल्लाह कैसी हुई थी चेक कर लो हमारी। लेकिन हम तुंदिए बादे मुखालिफ से नहीं घबराते, ठीक है, और ना ही हमने कभी कोई पर्दा रखा है, जो है सो है ना जी, ठीक है। अच्छा चले, लेकिन वो याद दिलाता रहेगा आपको इंशाल्लाह, लेक्चर पढ़ा है ऑन रिकॉर्ड कि आपने क्या किया था। अच्छा जी, अब आता है जनाब आपका ईयर एंड 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर पे अब 2 काम होने हैं। पहला काम क्या होना है? पहला काम तो यहीं पर आसान सामने नज़र आ रहा है, क्या कर लो, ये डेफर्ड रेंट एक लाइबिलिटी होती है, तो जितनी सर्विस दे ली, अब यकम सितंबर पे तो सारी की सारी सर्विस देनी थी, तो सारी लाइबिलिटी, लेकिन ईयर एंड तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की सर्विसेज आप दे चुके हैं, तो उसको डेफर्ड इनकम डेबिट करके इनकम पीएनएल में क्रेडिट कर दें। तो ये ज़बरदस्त सवाल था, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है कि चस आ गई मुझे तो, ठीक है। और इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम भाई, इनकम लिख दूँ, सिर्फ इनकम लिख दूँ। अब इसमें कोई चक्कर नहीं है कि जी हमने इसको फिर को रीट्रांसलेट करना है, हमारी एक लायबिलिटी है, हम बस वो उसी को इनकम बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4/12, यहाँ पे कौन सा फॉरेन करेंसी आ गया? हमने एक लायबिलिटी बुक की थी, जितनी सर्विस दे दी उतनी इनकम बना ली, तो कौन सी फॉरेन करेंसी? वैसे भी ये एडवांस में पैसे आ गए हैं, तो अब इन $0.24 मिलियन का कोई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क ही नहीं रह गया, पैसे जो आ चुके हैं, ठीक है। खैर, तो ये भी फिर क्या हुआ, एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। जैसे एडवांस आपने दिया तो नॉन मॉनेटरी था एसेट, ऐसे ही एडवांस आपने लिया तो नॉन मॉनेटरी है लायबिलिटी, मॉनेटरी नहीं। अगर पड़ा होता जितनी को जो बाकी रह जाएगा उसको क्या करें? एज इट इज पड़ा रहेगा, उसको रीट्रांसलेट नहीं करना, लायबिलिटीज में पड़ा रहेगा, ठीक है। लें जी 8.8, मेरा तो दिल कर रहा है इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, पता नहीं मांगे उन्होंने कि नहीं मांगे हैं, तो बनाएंगे। ओए होए होए, फिर तो अखीर होगी, फिर तो इस सवाल ने सारी ही मसले कवर कर लेने। और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दोनों, पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये समझ आ जाए तो फिर बाकी रह क्या जाता है, ठीक है। और लास्ट में अब क्या रह गया जी? लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाना है, तो उसके लिए भाई मैंने आपको एक छोटा सा टिप दिया था कि मेहरबानी करना लेजर बना लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेजर की एक वर्किंग कर लो, ज़रा आसानी हो जाती है। वैसे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ गया तो और मसला हो जाता है, फेयर वैल्यू भी है, एक्सचेंज गेन लॉस भी है। तो एक काम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिखाया था, काम यहाँ भी दे जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लिखा कि जी ये मेरा फेयर वैल्यू मॉडल पे है, और मैंने यकम जुलाई पर, ये जो डेट है बस इसी दिन यकम जुलाई 2017 पे मैंने एडिशन लिख लेना है। और ये मैं अब दोबारा से क्या करूँ, ये किया तो हुआ है, ये 271.7 से मैंने इस वर्किंग को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहली एंट्री में मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो 271.7 डन हो गया। अब डेप्रिशिएट करें इसको, नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन जो पढ़ा हुआ है वो भूलना नहीं है, जो पढ़ा के आ रहा हूँ भूलने दूंगा भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 पर कैरी डाउन जब निकालना था, तो अब यहाँ पे मसला आया, फेयर वैल्यू मॉडल है तो 31 दिसंबर 17 वाली फेयर वैल्यू पर ले जाओ। अब पहले क्या था 2.6, अब हो गया 2.5, शायद लॉस आ रहा है, शायद लॉस आ रहा है, शायद रेट बढ़ जाए, हमें अब इससे परवाह ही नहीं है। हमने बस ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पर ईयर एंड वाला रेट लगाना है, जो भी है एक्सचेंज गेन है चाहे लॉस है, वो जहाँ पे इस गेन लॉस ने जाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गेन लॉस कहाँ जाता है, तो इधर ही जाएगा, क्योंकि रीमयरमेंट नहीं है, रीट्रांसलेशन नहीं है, ये फेयर वैल्यू मयरमेंट है IS 40 की। जैसे इधर यहाँ पे मिसाल के तौर पे लॉस आ जाता, ठीक है, यहाँ पर लॉस आ जाता, एक्सचेंज वाला लॉस भी आ जाता, ठीक है, या फेयर वैल्यू लॉस होता और दूसरा गेन होता, तब भी अब सरप्लस के अंदर रिवर्स, ये ट्रीटमेंट वही है जो IS 16 के अंदर चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। चले खैर, यहाँ पे तो होगा 2.5 मिलियन डॉलर हो गए और रेट है 116, 290। अब 290 पे आ गया तो अगेन है तो इंक्रीज ही। अब ये इंक्रीज कहाँ जाएगा, PNL में, और ये गेन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ गेन है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज है 18.3, ये बैलेंसिंग फिगर जी, मैंने यही लिखा है, ये देखो। हालांकि आप गौर करें तो फेयर वैल्यू पे तो लॉस आ रहा है, एक्सचेंज रेट वैसे गेन बना है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नॉन मॉनिटरी आइटम है, इसकी रीट्रांसलेशन नहीं थी, ये फेयर वैल्यू मयरमेंट है जिस वजह से गेन आया, तो इसका नाम मैंने क्या रखा है, फेयर वैल्यू, ठीक है। वो लड़ाई को नहीं जाना, इसने भी PNL में था, बोलो 18.3, ठीक है जी। तो जनाबे वाला, ये जनाबे वाला आपका सवाल हो गया ख़त्म, एक्सट्रैक्ट्स बस रह गए, इंशाल्लाह अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो 18.3 की एंट्री करवाओ जी, बोलो 31 दिसंबर पे एक और एंट्री हो गई क्या। मैं सारा कुछ इसीलिए करवा देता हूँ कि वो जहाँ मर्जी पूछे, MCQ पूछे हम तैयार, सिचुएशन डाले हम तैयार, एक्सट्रैक्ट्स में ले जाए, मतलब फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट डाल दे, हर एडजस्टमेंट ने फाइनल अकाउंट में फिट हो जाना है, या कंसोलिडेशन में या कैश फ्लो में। तो बैलेंस शीट में पहुंचा हुआ है तो कैश फ्लो भी वहीं से बननी, और अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचाया हुआ है तो कंसोलिडेट भी वहीं से बननी होती है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह कहीं पे, बस रेशो रह जाएगा फिर है। तो रेशो भी तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही इंटरप्रिटेशन होती है। तो बहरहाल हर 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 टॉपिक में हम एंड तक सीख रहे हैं चीज़ें, बस सीखते रहना और दुआ करते रहना, मुझे भी हिम्मत मिली रहे, थकूँ ना किसी वक्त, बड़े बड़े थके हुए वैसे आप कहते होगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट वर्किंग टू से ये फिगर आपने उठाई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और PNL क्रेडिट, ठीक है। फेयर वैल्यू गेन है, ये मैंने जान के फिर लिखा, ठीक है। तो ये जनाब कितना, ठीक है जी, लें जी। मैंने तो सोचा था IS 37 जाते साथ ही शुरू करेंगे, लेकिन ये तो गले ही पड़ गया, कैंगरू गले ही पड़ जाता होता है ऐसे ही, है ना, ऑजीज को पता होगा। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट्स रह गए जी, PNL के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। साल एक ही है जी मेरे सामने, ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी है आज आप लोगों की कि आपने एक साल का करवाया काम मुझसे। 31 दिसंबर 17, ठीक है। अब PNL के अंदर क्या क्या जाना है, दिमाग में पहले दौड़ाओ। ये वर्किंग देखो जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस जाएगा, फिर फेयर वैल्यू, ये एक्सचेंज गेन लॉस भी जा सकता है, और फिर एक चीज़ रेंटल इनकम भी आ रही है वो भी जाएगा, ठीक है। तो PNL के अंदर अगर एंट्री वाइज चलना है तो एंट्री वाइज चल लो, वैसे मेरे ख्याल में तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। मुझे फेयर वैल्यू गेन सबसे पहले नज़र आ गया, मैंने यहाँ लिखा 18.3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब तरतीब से चल पड़े तो PNL हिट हो रहा है, देखो ना PNL जहाँ पे आना है, मुझे इस वक्त क्या चाहिए, PNL, तो ये PNL में एक्सचेंज लॉस आ रहा है, ठीक है जी, कितना 1.5,
अब एक्सट्रैक्ट्स हैं, नेगेटिव शो कर दो, वैसे लॉस लिख देना भी काफ़ी है एक्सट्रैक्ट्स में बहरहाल। और उसके बाद आगे चलो तो फिर इनकम के साथ पीएनएल नहीं लिखा मैंने, बहुत माजरत, लेकिन इनकम पीएनएल में जानी है तो रेंटल इनकम आ गई। माजरत मैंने पीएनएल नहीं लिखा हो वहाँ पे, आप खुद लिख लीजिएगा। रेंटल इनकम 8.8 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो ये एज ऑन 31 दिसंबर 17 बनेगी। तो इसके अंदर मेरे बच्चों नॉन करंट एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी जिसके लिए कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन, 290 पे नज़र आ रही है। तो लेजर बना हुआ है, अब उसने बैलेंस शीट कही है तो हम सवाल कर रहे होंगे बड़ा, तो यहाँ से उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे। और अगर उसने एमसीक्यू में पूछा होगा किस वैल्यू पे नज़र आए तो लेजर बना पड़ा होगा वर्किंग में, उठा के 290 लिख दोगे एमसीक्यू में, ठीक है। उसके बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में भी एक चीज़ नज़र आनी है, भला क्या? हाँ, पेएबल तो पे हो गया था, लेकिन डेफर्ड रेंट भी तो है। अब ये डेफर्ड रेंट जो है ये रिकॉर्ड किया था आपने 26.4 पर, और 8.8 इसमें से इनकम में चला गया, तो अभी भी लें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर, यार इसको थोड़ा बेहतर कर लें हैं, इसकी थोड़ी तस्वीर फिर जो है ना चैड़ी कर लेते हैं। चैड़ी समझते हो? चैड़ी नहीं, खूबसूरत नहीं, वाइड। तो ये ज़रा पिक्चर में आ जाएगा, फिर नोट करने की जहमत से बच जाओगे। कुछ गुजारा हो रहा है या अजीब सा हो गया? नज़र आ रहा है सही? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, नाम है इसका कैंगरू, कंगारू, कैंगरू। लें जी, अब पिक्चर बना लें इसकी। ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 है, जनरल एंट्रीज़ हैं और एक्सट्रैक्ट्स भी हैं।